हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं और हमने देखे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल वो पॉइंट होता है जहाँ से एयर एंटर करके नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज शुरू होता है। नेसल पैसेज में हेयर्स की लाइनिंग होती है, दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेड विद म्यूकस। और हेयर क्या काम करता है? हेयर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करता है। व्हेन वी इनहेल एयर द डस्ट पार्टिकल कम अलोंग्स विद एयर। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो म्यूकस है उसको मॉइस्ट बना देता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नेसल पैसेज उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देता है। देन आफ्टर जो पार्ट आ रहा है वो फेरिंग्स, जहाँ पे माउथ की और नेसल पैसेज की कॉमन ओपनिंग होती है। देन the next part of respiratory system is voice box, that is known as larynx. Larynx enters into trachea. Trachea is composed of C-shaped cartilage rings. C-shaped cartilage ring का मेन फंक्शन हमने देखा था कि ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन एयर एकदम से एस्केप आउट होती है, जिसके कारण हो सकता है ट्रैकिया कोलैप्स कर जाए। तो ये जो सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाते हैं, प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड। इसके बाद ट्रैकिया फर्दर प्रोसीड करती है और दोनों लंग्स में डिवाइड होके इंटर करती है। जब ये डिवाइड होती है तो इसका नाम ट्रैकिया ना होके इसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज अ प्लूरल वर्ड यूज्ड फॉर बोथ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर सिंगुलर इट इज ब्रोंकस। When bronchus enter into a single lung, the other divided into different branches and its branches is known as bronchioles. Bronchus के बाद जो branches बनेंगे उसको हम bronchioles बोल रहे थे और bronchioles लास्ट में पॉइंट आउट हो रहा था या एक्सटेंड हो रहा था into a balloon like structure और उन balloon like structures को हम कह रहे थे alveoli. Alveoli is again a plural word, singular word is alveolus. अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले बताया था इट इज कंप्राइज ऑफ टू प्रोसेसेस। वन इज फिजिकल प्रोसेस दैट इज कॉमनली नोन एज ब्रीदिंग एंड सेकंड वन इज बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज कॉमनली नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल्स में होता है। वहां पे हमने एरोबिक और एनारोबिक के टाइप्स भी देखे थे, जिस हिसाब से अलग अलग पार्ट में ये रेस्पिरेशन हो रहा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। एल्वोलाई की यहाँ पे तो मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी। एल्वोलाई लास्ट पार्ट है और इसे हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट है। इसे हम फंक्शनल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऐसी रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। अब क्यों इसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइड कह रहे हैं, इसकी क्या खासियत है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखें तो एल्वोलाई कुछ इस तरह से वैल्वुलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लास्ट पार्ट होते हैं। इस पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इट इज फाइनली रिच विद द सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज एल्वोलाई की चारों तरफ आपको दिखाई देगी। अब हमें पता है जब ब्लड के वेसल्स कैपिलरी फॉर्म में आ जाते हैं तो इसकी जो वॉल होती है हाईली परमिएबल नेचर की हो जाती है। कैपिलरीज में जो वॉल होती है वो हाईली परमिएबल नेचर की हो जाती है और जब हम इनहेल करते हैं तो एयर हमारे एल्वोलाई में जब फिल होती है तो एल्वोलाई भी एक्सपेंड कर जाते हैं और इसी एक्सपेंशन के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ इसकी जो वॉल है वो काफी थिन हो जाती है, हाईली परमिएबल हो जाती है। तो इस तरह से ब्लड और एल्वोलाई के बीच में जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। तो अब हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फैसिलिटेट हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, सबसे पहले इसे मॉइस्ट होना चाहिए, इट शुड बी थिन। तीसरा हाई सरफेस एरिया होना चाहिए फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब आपने यहाँ देखा कि ब्लड कैपिलरीज का रिच नेटवर्क है, इसका मतलब इसके पास ब्लड की सप्लाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी तो ये एक्सचेंज कर पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए? हाईली रिच विद ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। और क्या हो सकता है? मॉइस्ट है, मॉइस्ट होने के कारण आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। थिन है, परमेबल नेचर क्रिएट कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। रिच है ब्लड सप्लाई के साथ। अब इसका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? इसका कनेक्शन उन सब्सटेंस के साथ होना चाहिए या उस एरियाज या उस ऑर्गन के साथ होना चाहिए जहां से हमें डायरेक्ट एयर या ऑक्सीजन मिल रही हो। तो सीधे हमारे लंग्स में एयर आती है जो कि सीधे जाके एल्वेलाई में फिल होती है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है विद ऑक्सीजन और एयर। तो यहाँ इसका एक मेन प्रॉपर्टी क्या होगा? इट शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और एयर। अब ये जो ऑक्सीजन है या तो एयर के फॉर्म में होगी या फिर वाटर के फॉर्म में होगी। ठीक है, जो भी फॉर्म में हो। तो रेस्पिरेटरी सरफेस हम सिर्फ यहाँ पर एल्वेलाई की बात नहीं कर रहे, हम कॉमन किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर हम ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन डायरेक्ट उससे मिलना चाहिए, तभी वो एक्सचेंज सब फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है रेस्पिरेटरी सरफेस की जिसे आपको याद रखना है। और एक मेन चीज आपको याद रखनी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्वेलाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको ये तो कैरेक्टरिस्टिक बतानी पड़ेगी और नाम बताना पड़ेगा आपको एल्वेलाई, जो कि मेन फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे फिजिकल प्रोसेस की। फिजिकल प्रोसेस क्या? फिजिकल प्रोसेस मतलब ब्रीदिंग। ठीक है, और हमने पहले ही पढ़ा था ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण एयर का इनहेल एंड एक्सहेल फैसिलिटेट होता है। तो इसी को ब्रीदिंग हम कह रहे हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी दैट कॉज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करवाता है। ठीक है, ये तो हो गई ब्रीदिंग की डेफिनेशन। ब्रीदिंग मूवमेंट, इन्हीं मूवमेंट्स को कहते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार एक्सपेंशन होता है, मतलब एक बार इनहेलेशन होगा और एक बार एक्सहेलेशन होगा। तो ये दो जो कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है, इसी को हम ब्रीदिंग मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब बात उठती है कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ठीक है, आप एक मिनट में, एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट फॉर्म में 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, ये कहलाता है ब्रीदिंग रेट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन एक ब्रीदिंग काउंट होता है। अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्रीदिंग हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट। क्लियर है इतनी बात? नॉर्मली देखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जितने स्मॉल साइज का होगा उसकी ब्रीदिंग रेट फास्टर होगी देन द लार्ज वन। ठीक है, अब हम एलिफेंट और रेट का कंपैरिजन करें तो रेट की ब्रीदिंग रेट हायर मिलेगी देन द एलिफेंट। और अगर ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो ह्यूमन बीइंग में एडल्ट की जो ब्रीदिंग रेट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। नॉर्मली जब हम एडल्ट की बात करें
तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है उनका 15 to 16 टाइम्स पर मिनट। ओके, तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग रेट। अब हम यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वन बाय वन मैकेनिज्म देखेंगे। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है? इनहेलेशन वर्ड शुरू होता है इन से, इन मतलब अंदर की ओर। जब हम एयर को अंदर की ओर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। और एक्स मतलब आउट। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा? जब एयर हमारी बॉडी से आउट होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब उन प्रोसेस में हमारे चेस्ट कैविटी में, हमारे डायफ्राम पे, हमारे लंग्स पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे हो रही है ये हम देखेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस रेस्पिरेशन पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ हम बाइफरकेट कर लेते हैं। इस साइड हम इनहेलेशन प्रोसेस देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन तीन चीजों के सबसिक्वेंट वर्किंग से हो रहा है। पहला तो रिब केज फैसिलेट हो रहा है, रिब केज का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और तीसरा हमारी डायफ्राम जो होती है उसका शेप चेंज हो रहा है। डायफ्राम एक चेस्ट कैविटी को वॉल्यूम इंक्रीज करने और डिक्रीज करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ रिब केज के आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट के कारण जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण लंग्स में एयर फिल होती है या फिर एक्सहेल आउट होती है। वो हम देखते हैं किसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले इनहेलेशन की बात करें तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होगा, फर्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ऑफ रिब्स। हमारे रिब्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मतलब रिब्स के बीच में मसल्स जो होती हैं उनको हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, जो एक्सटर्नली भी हैं अटैच और इंटरनली भी अटैच है। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब एक्सटर्नल की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स को बाहर की तरफ मूव करवाएगी, बाहर की ओर मूव होगा। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है? कॉज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब बाहर की ओर मूव करेगा। और जैसे ही रिब्स बाहर की तरफ मूव करा तो थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा काम क्या होगा? दिस इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब आउटसाइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीजेस। साथ ही साथ इस कैविटी को सपोर्ट करने के लिए इंक्रीज हो जाती है ये, तो इसका वॉल्यूम सपोर्ट करने के लिए जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। ठीक है, नीचे की ओर आ जाता है, फ्लैट होने लग जाता है। अब इससे क्या होगा? रिब्स आउटवर्ड मूव हो गए, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डायफ्राम ने स्पेस बढ़ा दिया है चेस्ट कैविटी का, जिसके कारण लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसको फिल करने के लिए एयर चाहिए, और एयर कहाँ से आएगी? फ्रॉम द आउटसाइड। तो जैसे ही प्रेशर हमारे लंग्स में डिक्रीज होता है, बाहर से जो एयर है वो रश करती है हमारे लंग्स में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिड्यूस प्रेशर causes
outside air to rush inside या into the lungs, ठीक है, जिससे कि बाहर की एयर लंग्स के अंदर इंटर कर जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है जो लंग रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव होंगे, ये जो रिब्स होते हैं ये बाहर की तरफ मूव होंगे, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा जिसके कारण जो एयर है वो अंदर की ओर इंटर कर जाएगी, ठीक है, ये इनहेलेशन प्रोसेस होगी। जस्ट इसके अपोजिट एक्सहेलेशन होगा। फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अंदर की ओर वाली जो मसल्स है वो सिकुड़ेंगी तो रिब्स को अंदर खींचेंगी, तो रिब्स का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, इनवर्ड, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिब्स मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब अंदर की तरफ मूव करेंगे तो साथ ही साथ डायफ्राम जो है वो अपने शेप में वापस आ जाएगा और अंदर आ रहा है रिब केज, तो जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, डायफ्राम comes into original shape या ओरिजिनल पोजीशन, डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीजेस, और जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये पुश करेगा एयर को ताकि इसका प्रेशर नॉर्मलाइज हो, तो अंदर की एयर बाहर आ जाएगी, ठीक है, विच कॉज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, जिससे कि लंग्स वाली एयर बाहर निकल जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, हम एक बार में कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? क्या सारे एनवायरमेंट की एयर एक बार में अंदर ले लेंगे? नहीं ना, हमारी लंग्स की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही हम ले पाएंगे, ठीक है। अब हम जब एक्सहेल करते तो जितनी लंग्स में एयर एक बार मिली वो सारी बाहर निकाल देंगे, ऐसे तो लंग्स पिचक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर दोबारा कैसे भरेंगे, तो खराब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। इसका क्या मतलब है, जब हम एयर लेते हैं और छोड़ते हैं तो छोड़ते समय सारी एयर बाहर एक्सहेल नहीं होती, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में रह जाती है, जिसके कारण लंग्स सिक्योर रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, कोलैप्सिंग नहीं होती उनकी, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होता है एयर का उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में रहता है जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। वो मैं आपको 1 बाय 1 लेटर बताऊंगी, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है उस पर भी। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वेलाई के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। I hope you can better understand the mechanism of inhalation and exhalation through these animations. नेक्स्ट हमें देखना था कि कैसे एल्वेलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और जो गैसेस है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है टू द फर्दर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी।
एल्वोलाई का मैंने आपको बताया था हाईली परमेएबल थिन वॉल हो जाती है ड्यूरिंग द इनहेलेशन प्रोसेस। इसकी वॉल एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंशन में इसकी वॉल थिन हो जाएगी एंड परमेएबल नेचर की हो जाएगी। साथ ही साथ इसके वॉल के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज की बहुत अच्छी सप्लाई होती है। अगेन ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो भी सेमी परमेएबल नेचर की होती है, जिसके कारण डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। मान लीजिए इनहेलेशन हो रही है और इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान जो एयर हमारे एल्वोलाई में है उसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हायर रीजन टू लोअर रीजन डिफ्यूजन होगा तो एल्वोलाई से ऑक्सीजन ट्रांसफर होके एक्सचेंज होके आ जाएगी ब्लड में बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली जो ब्लड हमारे लंग्स तक जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम होता है। तो एल्वोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण ब्लड वाला कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में डिफ्यूज आउट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। एक तो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, यस कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकता है। फिर तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करके, ठीक है। तो सबसे कम अमाउंट तो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, उससे ज्यादा ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके करता है, और तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है। लेट्स वी स्टडी। प्लाज्मा एक वाटरी मटेरियल होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो ब्लड का एक बेस मैट्रिक्स क्रिएट करता है, और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये बना देगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है तो ब्लड प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड के रूप में करीबन 5 to 8% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है इतनी बात। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन करीबन 15% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है कार्बोक्सी अमीनो, या ये लिखेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसे कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और इस रूप में 15% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। प्लाज्मा में जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है तो सबसे पहले ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में एक एंजाइम है जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उस पर एक्ट करता है, और ये एंजाइम जिंक एंजाइम होता है जो कि कार्बोनिक एसिड को 2 आयंस में बाइफर्केट कर देता है। एक तो होता है बाइकार्बोनेट आयन और दूसरा होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन तो वापस हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, बचेगा सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये ब्लड में घुली हुई सोडियम के साथ, सोडियम आयन के साथ कंबाइन कर जाता है और बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो करीबन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, और इसके रूप में करीबन 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है किन किन चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्लड प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में अबाउट 5 to 8% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
फिर 15% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका नाम है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इस कॉम्प्लेक्स के रूप में ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। और तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ तो यूं ही जाता है कि प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, क्योंकि सबसे पहले इसमें कार्बनिक एसिड बनेगा जो प्लाज्मा में ही बनता है। कार्बनिक एसिड का फिर डिसोसिएशन होगा एक एंजाइम के द्वारा इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये अगेन सोडियम आयन के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में अबाउट 80% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये वेल नोन है कि हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट नोन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर रहा है बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस फॉर्म में मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। करीबन 4.4 ml पर लीटर का जो कंटेंट होता है ये इसी का ही होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है इसकी वाटर में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी कम होती है, बहुत कम डिसॉल्व होता है पानी में, तो जिसके कारण ये ब्लड के प्लाज्मा में बहुत कम डिसॉल्व होके वेरी लिटिल अमाउंट में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड प्लाज्मा में भी हो रहा है पर वेरी लिटिल क्वांटिटी में। ठीक है, वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन transported through blood plasma। तो ये हमने पढ़ लिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है ब्लड में, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे हो रहा है ब्लड में। अभी तक हमने पढ़ा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेस्पिरेशन। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी इज द वर्ड यूज फॉर लंग्स। पल्मोनरी वर्ड इज यूज वट एवर प्रोसेस दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन करस्पॉन्ड टू लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से रिलेटेड जो भी एक्शन होंगे वो पल्मोनरी एक्शन कहलाए जाएंगे। तो एयर वॉल्यूम मतलब लंग्स में क्या क्या एयर वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन योर एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन। तो वो सब हमें याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TV भी कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है, आप एक बार में कितने अमाउंट ऑफ एयर को या तो इनहेल कर सकते हो या एक्सहेल कर सकते हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम करते हैं, आराम से सब सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो उस दौरान आपके लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली आ रही है उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मली हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए ये होती है 500 ml। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके लंग्स 500 ml एयर को इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म इसका IRV है। ये उस अमाउंट ऑफ एयर को कहते हैं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास चेकअप करने जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जोर से सांस लो, जोर से छोड़ो। तो ये जो हम जोर से कर रहे हैं ये फोर्सफुली कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब जोर से सांस लेते हैं तो हम कितनी एयर को इंटेक कर सकते हैं, हम कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, ये कहलाती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। तो आप एक बार में कितने अमाउंट ऑफ एयर को ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.3 लीटर्स तक। ठीक है, 2 से 2.3 लीटर्स तक की एयर को हम जब जोर से इनहेल करते हैं तब हम उसको ले सकते हैं। इसी को ही कहते हैं हम इंस्पायरेटरी या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, ऐसे ही है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं तो कितनी एयर को हम फोर्सफुली छोड़ सकते हैं एक बार में,
ठीक है, जोर से सांस छोड़ो तो कितनी एयर हम निकाल सकते हैं एक बार में, तो वो करीबन होती है 1 से लेकर 1.5 लीटर, और इसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने एक्सलेशन भी कर लिया, इनहेलेशन भी कर लिया, नॉर्मल अमाउंट भी देख लिया। अब हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर तो बची है, तो वो बची हुई एयर का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, रेसिडियल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो रेसिडियल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल या मैक्सिमम एक्सपायरेशन। आप इनहेलेशन कर रहे हो और आपने जोर से निकालने की कोशिश करी एयर को, तो उसके बाद भी एयर हमारे लंग्स में रह गई, तो उस एयर को हम क्या कह रहे हैं, उस वॉल्यूम को हम क्या कह रहे हैं, रेसिडियल वॉल्यूम। ठीक है, अगर नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, और हमने सांस ली और फिर छोड़ी, तो उसके बाद जो एयर हमारे अंदर रह जाती है उसको हम फंक्शनल रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं। फंक्शनल मतलब नॉर्मली जो रहती है रेसिडियल वॉल्यूम, और वो करीबन होती है 2 से लेकर 2.5 लीटर्स तक। ठीक है, और अगर हम जोर से एक्सपायरेशन करते हैं तो 1.5 लीटर तक ही एयर हमारे लंग्स में रहती है। जो हमें पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं, और प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक थैंक यू।